जी टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और कहा यह जा रहा है कि मुल्क की तारीख़ के बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले जब मुझे दुबई से ये फ़ोन आया और उन्हें कुछ पैसे भेजने थे तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ौरी से पेशतर इसलिए भेज रहा हूँ कि इस वक्त कम से कम डॉलर के मुकाबले में दरहम जो है वो 10 रुपये ज़्यादा होगा। और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई का सबब डॉलर को बताया था गुज़िश्ता रोज़। अब सवाल ये है कि कोरोना को बताया था, तो अब सवाल ये है कि क्या डॉलर की जो उड़ान है इसका सबब भी हम इसे कोरोना को ठहराएं या कौन से अवामिल हैं इसके। हमारे साथ हैं ज़ीशान मर्चेंट, मुमताज़ माहिर मईशत। मर्चेंट साहब, ये जो यानी पीपल्स पार्टी के दौर में गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई डॉलर कोई 20% बढ़ा था, इसी तरीके से नून लीग के दौर में बढ़ा, लेकिन अब कोई तकरीबन 38% डॉलर बढ़ चुका है, यानी वो 136 रुपये का था 2018 में, तो आज के दिन 169 रुपये पर पहुँच गया है। क्या सबब इसका? ज़ख़ीरा अंदोज़ी, काबुल जा रहा है, और क्या असबाब हो सकते हैं मर्चेंट साहब? जी मर्चेंट साहब, इसमें सबसे इम्पैक्टफुल तो चीज जो है हमारे साथ फैक्टर है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जितना भी पहले हमारा अफगान से ट्रेड होता था, इसमें हर रोज की बुनियाद पे हम कैश डीलिंग करते थे। जो हमारे यहाँ से सामान ज्यादा था उससे डॉलर हमारे साथ से आते थे, लेकिन अब जब से ये सूरत हाल तब्दील हुई है तो इसके बाद से जो है ये डॉलर से पाकिस्तान से यहाँ है, ऐसा वापस नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से डिमांड सप्लाई का जो कर्व है वो एकदम से चेंज हो गया। तो एक तो डॉलर के ऊपर जाने की वजह जो प्राइमरीली नजर आती है। दूसरा, अगर आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में पिछले पूरे साल में इंपोर्ट को बहुत हद तक कंट्रोल रखा था, लेकिन जब से टर्म फाइनेंसिंग हुई है और ये टेक्सटाइल वालों ने अपनी इंपोर्ट शुरू की है, तो जो डिफरेंस हो गया है वर्सेस एक्सपोर्ट, पहले अगर आधा चलता था तो अब वो आधे से ज्यादा इंपोर्ट हो गई। यानी 65 बिलियन के करीब हम बात कर रहे हैं कि इस साल में हमारी इंपोर्ट होगी वर्सेस 45 बिलियन। तो उसमें हम 20 बिलियन का डॉलर का जंप देखने जा रहे हैं जो इंपोर्ट होगी। तो उसकी वजह से भी जाहिर सी बात है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हर्ट कर रहा है, क्योंकि डॉलर पाकिस्तान से ज्यादा जा रहा है। लेकिन मर्चेंट साहब, ये जो टेक्निकलिटी तो आम लोग ही समझते हैं। मसलन आपको इल्म है कि तकरीबन रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग, वैसे तो खैर पहले लाखों जाते थे, जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो डॉलर ही वाहिद ज़रिया होता है। और जब यानी आप खुद सोचें कि 169 और हमारा रुपया कहाँ, जैसे मैंने कहा कि गालिबन 40% गिर गया, तो क्या इसे, जिस तरह कल हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रहे थे कि कोरोना के सबब महंगाई हो रही है, तो हम ये समझें कि जो डॉलर भी जो है वो इस सतह पर पहुँचा, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत के इक़्तिसादी मैनेजर्स हैं, गवर्नमेंट है? मर्चेंट साहब नहीं, इसको इस तरह से इंटायरली नहीं डाला जा सकता। इसकी वजह ये है कि देखिए, इंपोर्ट अगर नहीं होगी तो आप चीजें नहीं बना सकेंगे। इस वक्त जो हमें चीजें सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है, जो डॉलर वाइज अगर आप बात करें, जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल इस वक्त 2018 के लेवल पे आ चुका है। 2018 में $70 से ऊपर का फर्क आ जाता है। आप यही चीज अगर पिछले साल पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल $20 का एवरेज था इसी महीने में। तो ये एक तो $50 से पेट्रोल का बढ़ जाना, फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो हम बेसिक कमोडिटीज जो कंज्यूम करते हैं, जिसमें दालें और दूसरी एडिबल ऑयल है, वो भी इस वक्त हाईएस्ट प्राइसेस पे है। तो जब वो इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, क्वांटिटी शायद वही है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ गई, तो उस वजह से जो है ये एक तो डॉलर में हमारा आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। फिर इस फैक्टर को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि जब इंपोर्ट होती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे तबकात भी है जो अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, और उस अंडर इनवॉइसिंग का पैसा भी हवाला और हुंडी से पाकिस्तान तक से बाहर जाता है। तो उस सूरत में भी डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है पाकिस्तान, समझे ना। तो हुकूमती महाज की महज माशी मैदान में ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि कल कोरोना का सबब बता रहे थे महंगाई, जिसमें 13.5% या 14% इन्फ्लेशन हुआ है, जो मुल्क की तारीख़ में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह डॉलर का हिसाब भी, जो एक आम आदमी जिसको ज़रूरत होती है मुल्क से बाहर जाने के लिए, वो भी तकरीबन मैंने कहा ना 130 से 170 पर पहुँच गया है। और दूसरी तरफ मैंने कहा एक और महाज पर हुकूमत, बल्कि एक नहीं 2 बल्कि 3 महाज कह सकता हूँ, मीडिया पर बाद में आऊँगा,
कि इलेक्शन कमीशन को हमारे जज्बाती आदम सवाती साहब ने तो खैर अपनी जो सेनेट की कमेटी थी उसमें ये कह दिया कि हम उसको आग लगा देनी चाहिए, जबकि बहुत ही मोतदल हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब भी बड़े बरहम हैं इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो वोटिंग मशीन है उस पर खुलकर ये कहा कि जनाब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इससे रिगिंग नहीं होगी। और इसी सबब चौधरी साहब इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए और देखें, अपनी वर्थ आजमाएं कि उनका कौन वो वहाँ पे इलेक्शन कहाँ से लड़ सकते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करें। इस वक्त जो यूँ लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। मेरी ये उनसे गुजारिश है कि अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करें। फवाद चौधरी साहब का तो ये कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं और यकीनन उनका इशारा वोटिंग मशीन की जानिब है जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है और उसकी कई बुनियादी वजूहात भी बताई हैं कि अव्वल तो 2023 का इलेक्शन में रह गए हैं कोई 1.5 साल, इसमें ये मुमकिन ही नहीं होगा कि जो है ये मशीनें जिनकी तादाद 6 लाख है या 4.5 लाख है वो ख़रीदी जा सकें। उसके अलावा भी जो फाफन जैसे जो इदारे हैं, जो रेप्यूटेड इदारे हैं, उनका भी ये कहना है कि अव्वल तो इस मशीन कोई $1.5 अरब, जी हाँ, $1.5 अरब लगा ले, कोई तकरीबन 60-70 अरब के करीब रुपए इस मशीनों की ख़रीदारी में लगेंगे, फिर इन मशीनों को ट्रेन करने में लगेंगे। जबकि इस वक्त तो मुल्क में जो आम इंतखाबात होते हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, उस पर सिर्फ 20 अरब रुपए लागत आती है। लेकिन न जाने क्यों हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन से महाज आराई पर तुली हुई है। साथ ही एक और इशू है और वो है मीडिया अथॉरिटी बिल। इस पर भी हुकूमत हर सूरत में बिल को पास करना चाहती है, गो कि सारा मीडिया ये कह रहा है कि जनाब ये काला कानून है। इस पर ज़रा बाद में, लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट हो रहा है और वो है बलूचिस्तान, जहाँ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है। बल्कि बलूचिस्तान असम्बली में दाखिल भी पेपर कर दिए गए हैं 16 अरकान असम्बली ने। अगर आपको याद होगा कि जब पहली जो चेंजेस आना शुरू हुई थी, यानी 2017 की बात कर रहा हूँ, कि मियाँ नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट गई तो उसके फ़ौरन बाद बलूचिस्तान यानी सरदार सनाउल्लाह ज़ैदी की गवर्नमेंट गई, फिर संजरानी एरा शुरू हुआ, फिर मुस्लिम लीग नून का जवाल और फिर इमरान खान की आमद, यानी बलूचिस्तान की तब्दीली ने सना ज़ैदी ने बाद में आने वाली जो बड़ी तब्दीलियाँ की वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी को खड़ा कर दिया है, जहाँ आपको इल्म ही है। इसीलिए जाम कमाल के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक अदम आज़ादी, इसके क्या महरिकात असबाब होंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे हम बलूचिस्तान के सीनियर रहनुमाओं से। और चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, बात हाजिर होते हैं। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और बलूचिस्तान से ख़बरें आ रही हैं कि 16 अरकान असम्बली ने जाम साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है और टेक्निकली इसके बाद बहरहाल उन्हें यानी स्पीकर को असम्बली का इजलास बुलाना पड़ेगा। इसमें बड़े कुछ नुमाया नाम हैं और यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें शायद नहीं होंगे। इस पर फौरी रद्दमल वही जो हर चीफ मिनिस्टर का आता है। इससे पहले सरदार सना ज़ैदी का भी हमने देखा था, जाम कमाल साहब का भी आया और उनका कहना है कि मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं, अगर आप कोई मेरे ख़िलाफ़ कोई तहरीक एतमाद आए और वोट लेकर आए। आपको इल्म है कि बलूचिस्तान के असम्बली सूबाई असम्बली के कुल अरकान की तादाद तकरीबन 65 है, जी हाँ 65। और माजी में जैसे मैंने इब्तिदा में भी कहा कि सरदार सनाउल्लाह ज़ैदी के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उनके साथ, यानी जब वो नून लीग के चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ 43 अरकान असम्बली थे और उनके ख़िलाफ़ जो करारदाद लेने वाले कुद्दूस बेनज़ीर के पास मुश्किल से
5 रुकन असम्बली भी नहीं थे, ये 7 रुकन असम्बली थे, लेकिन कौन सा हाथ थे, कौन से अवामिल थे, कौन से महरक़ात थे जिसके सबब ओवरनाइट ही मैं कहूँगा कि अरकान असम्बली की वफादारियाँ तब्दील हुई, सरदार सना ज़हरी की हुकूमत ख़त्म हुई और बहरहाल ज़्यादा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को उस वक्त दिया गया और इसीलिए हमारे कुद्दूस बेदन जो थे वो पहुंच गए जनाब जरदारी साहब के पास। वो बड़ा मैंने मंजर देखा, एक तरफ हमारे कुद्दूस बेदन जो बैठे हैं, दूसरा मुराद अली शाह बैठे हैं और ये कहा गया कि सरदार सना ज़हरी की गवर्नमेंट को निकालने में बड़ा हाथ था हमारे पीपल्स पार्टी का। और फिर बहरहाल फिर सेनेट में जो कुछ हुआ उसकी एक अलग तारीख़ है। मेरे साथ सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हैं। रिंद साहब ने तहरीक इंसाफ को उस वक्त सहारा दिया था जब बलूचिस्तान कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं था। आपका ट्राइबल बैकग्राउंड भी है, सियासी बैकग्राउंड भी है। सरदार साहब चियाल हैं, खैर है। फिर मैं ये भी साथ में कहना चाह रहा था कि क्या ये समझूं कि जाम साहब पे वक्त के मरदूम बास ख़राब है? सरदार यार साहब मत में नगुशा के जाम साहब ए वक्त जी सरदार साहब वक्त बाज ख़राब है मर्दों में। बहरहाल मैं उनका इत्यादी हूँ और अलाइज हूँ उनके साथ। तो मैं इस वक्त तो कराची में हूँ और मैं कल जा रहा हूँ, जाके मैं देखूँगा कि वहाँ क्या सिचुएशन बनी है। लेकिन सरदार साहब वो तो आपको इल्म है कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है, पहले कराची के बारे में कहा जाता था कि ना इसका मौसम पता होता था, ना इसका मिजाज पता होता था कब बदल जाए। बलूचिस्तान के बारे में भी कहा जाता है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि सरदार सना ज़हरी 43 वोटों के साथ बैठे हुए थे, बड़े मजबूत, कहते थे कुर्सी है। पता नहीं किसने कारपेट खींचा, कुद्दूस बेदन जो आ गए और फिर संजरानी कहाँ से आ गए। तो बलूचिस्तान में होनी अनहोनी होना, और सियासत में लोग कहते हैं मुआवजे नहीं होते, मुआवजे होने लगे हैं सरदार साहब जी। देखिए, ये मैं मौजज़ा तो नहीं कह सकता, मगर सियासी तारीख़ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अलबत्ता 3 साल गुज़र गए थे और ये चीज़ें प्रेस में, मीडिया में लोग बातें कर रहे थे, जो वो कहते हैं ना जब बादल आते हैं तो फिर बरसात होती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अच्छा सरदार साहब ये बताइए कि क्या आमतौर पर ये कहा जाता है और तमाम वज़राए आला से शिकायत ये होती है कि जी वो सुनते नहीं हैं, काम नहीं करते, मुलाकातें नहीं करते, जब वज़ीर आला नहीं होते तो हर एक से मिलते हैं। क्या जाम साहब के बारे में, सॉरी टू से मैं आपकी लड़ाई नहीं करना चाहता, जाम साहब से भी मेरे बड़े मोहब्बताना न्याज़मंदी के ताल्लुकात हैं, क्या जाम साहब एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं अपने अरकान असम्बली के लिए, अपने हामियों के लिए और हाँ एक हद तक मुखालफिन के लिए भी? मुजाहिद साहब, मसला ये है कि इस वक्त आपने जो जाम साहब के बारे में क्वेश्चन किया है, बात यह है कि शायद आपको इल्म होगा कि मैंने पिछले 2-2.5 महीनों से रिज़ाइन किया हुआ था। जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन मैंने वेरी नेक्स्ट डे बजट के जैसे पेश हुआ तो मैंने रिज़ाइन कर दिया था। और मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ात मेरा मेगा एक प्रोजेक्ट था बलूचिस्तान के हवाले से, और जिसकी वजह से मैंने ये मिनिस्ट्री एक्सेप्ट की थी। ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे सियासी हवाले से मेरे लिए ठीक नहीं था, मगर क्योंकि मैं समझता था कि इस इंतज़ार में मैं बैठा रहूं कि मैं कब चीफ मिनिस्टर हूं और इस प्रोजेक्ट को मैं कब लेके आऊं, तो मैंने अपनी सियासी और समाजी हैसियत को सेक्रीफाइस किया बलूचिस्तान के अवाम के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए। और एक मेरा जो ख्वाब था बलूचिस्तान के हवाले, एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया की आप सारी चीज़ें दे दें किसी कौम को, किसी सूबे को, किसी इलाके को, मगर आप तालीम ना दें तो वो इलाका कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो लास्ट मोमेंट में मुझे पता था कि मेरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हो जाएगा। कल ये तो इस सूरत में होगा ना सरदार साहब कि आप हुकूमत में रहेंगे अगर आप तहरीक अदम के साथ हो गए और वो नाकाम हो गए तो फिर आपका प्रोजेक्ट कैसे मंजूर होगा? नहीं, देखें मेरी बात सुने, मैंने उस वक्त भी इस मिनिस्ट्री को
दुनिया ने देखा कि मैंने बजट के फ़ौरन बाद जब वो मेरा प्रोजेक्ट जाम साहब की हुकूमत ने ड्रॉप कर दिया, उसी वक्त ही मैंने उठ के रिज़ाइन कर दी थी। मैंने कहा मेरा अब मिनिस्ट्री के अंदर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना मैं मिनिस्टर रहना चाहता था। जाम साहब की तरफ, उनके कुलीग्स की तरफ, उनकी पार्टी के दोस्त सारे 3 दफ़ा मेरे घर पे तशरीफ़ लाए। वो बलोची एक रस्म होता है, रवाज होता है हमारे यहाँ, तो 10 कत्ल भी बख्श दिए जाते हैं कि अगर उस कैलिबर के लोग आपके पास आए जो बहुत काबिल इज़्ज़त हों, काबिल एहतराम हो। तो मैंने मजबूरन, आपको पता है कि 3-4 शायद 4-5 दिन 1 घंटे के लिए मैं अपनी मिनिस्ट्री में गया था और मिनिस्ट्री रिज्यूम की थी। तो मेरे लिए मिनिस्ट्री में होना या ना होना मसला नहीं है। मेरे लिए मसला ये है कि इस वक्त मेरी पार्टी, हम इस वक्त जाम साहब की जो कोलिशन हुकूमत है उसमें सबसे बड़ी हम पार्टी, हम 7 MPAs हैं और मैं पार्लियामानी लीडर हूँ। और कल मैं सूबे के अंदर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं अपने जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरे MPAs हैं, उनसे हम बैठेंगे, डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद जो हमारा फैसला होगा इसको देखें। 2 बातें कहते हैं सरदार साहब। एक तो आप लोग कहते हैं कि वही जगह जहाँ कुछ नीचे कुछ अलाव होता है वो जगह गर्म होती है। हमारे यहाँ कहते हैं, दूसरा एक और मिसाल देते हैं कि चाय की प्याली में तूफान उठाया गया, जैसे कहते हैं ना जी, वो कराने में या वक्ती तौर पर लोगों को ये इसको समझा जाए शायद तवज्जो हटाने के लिए। और फिर सॉरी टू से सरदार जनार्दन साहब, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्ट्री वज़ारत आला की तब्दीली में सिर्फ अरकान असम्बली नहीं और बहुत सारे मुहर्रिकात भी होते हैं, बहुत सारे हाथ भी काम कर रहे होते हैं। हमारे दो डॉक्टर मालिक जब चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे हैरत हुई, आपको पता है बड़े इनकलाबी आदमी हैं। तो फिर उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि कहाँ कैसे बन गए डॉक्टर मालिक। सना ज़हरी ओवरनाइट कैसे चले गए। तो अगर जाम साहब को आना भी एक हद तक सरप्राइज था, और अगर सॉरी टू से अगर तरीके जो आ रही है अगर कामयाब भी हो जाए, हैरत नहीं होगी मुझे सरदार साहब, एक तालिब इल्म की हैसियत जो मैं बलूचिस्तान के कह रहा हूँ। मुझे साहब बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, मगर ये चाय के प्याली के अंदर इनकलाब नहीं आया है। ये वाकई बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल है और ये एक सीरियस मूव है। मैं जब तक जाके अपने दोस्तों से, अपनी पार्टी के लोगों से और अपने जो कुलीग हैं, दोस्त हैं मेरे MP पार्लियामानी दूसरे हेड्स हैं, मैं उनसे गुफ्तगू ना करूं तो इस वक्त मैं कोई इस तरह की। लेकिन सरदार साहब खाली आप, मैंने जैसे फिर मैं जोर देके नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि खाली अरकान असम्बली नहीं, खाली पार्टियां नहीं, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर की तब्दीली में बहुत सारे मुहर्रिकात अवामिल भी हैं। वो सोर्सेज या वो अवामिल जो जाम साहब को लाए थे, क्या वो उनके साथ नहीं? देखिए, मैं इस बारे में तो कोई कमेंट नहीं दे सकता, मगर मैं 100% आपसे इत्फाक करता हूं कि किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना और किसी को चीफ मिनिस्टर से हटाने के लिए बहुत सारे मुहर्रिकात हैं बलूचिस्तान के अंदर, बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, मगर उसके साथ साथ फिर चीफ मिनिस्टर का अपना भी एक किरदार होता है, अपना एक रवैया होता है कि वो किस तरह अपनी जमायत को लेके चल रहे हैं, कैसे अलाइज को लेके चल रहे हैं, कैसे अपोजिशन को लेके चल रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हुई है जो नाम मैंने सुने हैं, जो 18 लोगों ने बैठ के आपस में मुआहिदा किया है, बहुत कुछ किया है। मैं वो तो अभी टीवी पे मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि सुना है कि 18 लोगों ने मिल के कसम और अहद और पैमान किए हैं। उसमें बहुत सारे जाम साहब के बड़े किचन कैबिनेट के मिनिस्टरों का भी नाम आ रहा है। मैं हैरत ज़दा हूँ कि इस वक्त हकीकत अगर मैं आपको कहूँ तो ये जो चेंज ला रहे हैं वो बाप के अपने लोग ला रहे हैं, न कि अपोजिशन, न उनके इत्यादी ला रहे हैं। तो सरदार साहब, जैसे मैंने सरदार सना ज़हरी का इसलिए मैं जिक्र कर रहा था कि उनके साथ भी 43 अरकान थे, और खैर बहरहाल तो फिर खैर ये साबित हुआ कि जब मैं जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से कुद्दूस बदंजो जो है कामयाब हुए और दाएं बाएं बैठे थे, हमारे जरदारी साहब के क्रेडिट लिया उन्होंने, या उन्हें क्रेडिट दिया गया, या उन्होंने क्रेडिट किस तरह लिया वो भी आपको इल्म है मुझसे ज़्यादा। लेकिन जाम साहब ने कोई 3 साल गुजार लिए
और मेरा ख्याल काफ़ी अर्सा होता है एक चीफ मिनिस्टर के लिए, और कोई बहुत बड़ी अपोजिशन सवाल इसके को असेंबली के बजट के सेशन के था। आप क्या समझते हैं कि ये जो बाप के लोग खुद नाराज़ हैं, ज़्यादा बड़ा आमतौर पर कहा यही आता है कि जनाब हमारे डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, हमें फ़ंड नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी मर्जी का अफसर नहीं लगाया। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला आपको इल्म है कि मिनिस्टर चाहता है, जिस तरह एक MNA MPA चाहता है मेरा SHO, मिनिस्टर चाहता है मेरा सेक्रेटरी हो, मेरा मातहत तमाम मामला मेरा मर्जी का हो, बल्कि मेरे कबीले का हो। सरदार साहब मुजाहिद साहब, माज़रत से मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो बलूचिस्तान के बारे में मशहूर हैं वो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखते। जैसे मैंने अपने तालीम के हवाले से सबसे पहले तो जो MCR कॉलेज बनाया अपने गांव के अंदर, और वो इंग्लिश ग्रामर स्कूल था, कॉलेज था, और उसमें हमने 100% फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल्स का तो मैं नहीं कह सकता, कोई 2-4 अगर इस तरह के कोई बलूचिस्तान में हो। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स 100% के A+ के उनके मेरे बच्चों के रिज़ल्ट्स आए मेरे स्कूल के। और वो बिल्कुल कोई गरीब का बेटा है, कोई तगारी उठाने वाले का बेटा है, कोई चरावा है उसका बेटा है, कोई गधे गाड़ी चलाने वाला, बूट पॉलिश करने वाले, इस तरह से हमने पूरे बलूचिस्तान के बच्चों को, मगर हमने एक शर्त ज़रूर रखी थी कि उनमें टैलेंट होना चाहिए। वो ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनके माँ बाप उनको नहीं पढ़ा सकते, उनको हम पढ़ाना चाहते हैं। और मुझे बहुत फख्र से कहना पड़ता है। देखिए जाम साहब, मैंने आपके बारे में सरदार साहब मैंने आपके बारे में नहीं कहा, बात आपको सुनाऊं, लेकिन एक परसेप्शन है। एक अब आप ये देखिए ना, सेनेट के इलेक्शन होते हैं, एक बाहर का आदमी आता है और 18 वोट ले जाता है। हुआ ना ये तो आपके सॉरी टू एक सूबे में। लेकिन मैं इससे हटकर मैं आखिरी ये सवाल करूंगा सरदार साहब, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। प्लीज सेनेट के हवाले से मुझे एक अलहदा आप क्वेश्चन करें। मैं आपके खिदमत में बताऊं, सेनेट की सबसे पहले अगर बलूचिस्तान में उस शख्स की मुखालफत की तो वो मैंने की, और फिर उसके बाद जो हालात बलूचिस्तान में बने, PTI के अंदर बने, वो आपके सामने हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने टिकट नहीं दी। ये अलहदा बात है कि वो बलूचिस्तान में बहुत कुछ गैर मुतवक्का तौर पे भी होता है, और वो हमारी बलूचिस्तान की बदकिस्मती है। मैं कहूँगा कि उनका मुंतखब होना हमारे लिए, सियासी लोगों के लिए, पार्लियामेंट के लिए बायस शर्म था। अच्छा सरदार, अगर कंक्लूडिंग पूछूं मैं सरदार साहब, आपको याद होगा और यकीनन याद क्या होगा, बल्कि मैं तो आपसे कंफर्म करना चाहूँगा कि जब सरदार सना ज़ैदी की गवर्नमेंट जा रही थी, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब कोयटा आए थे, उन्होंने बड़ा डेरा लगाया और बहुत कोशिश की बचा लें। क्या वो वक्त आ गया है जाम साहब पर कि अगर इमरान खान साहब उन्हें बचाने चाहें और वो इमरान खान साहब खुद कोयटा आकर बैठ जाएं? अव्वल तो इसके ये भी एक सवाल है कि वाकई ये तरीक़े एतमाद किस नहज पर है। ऐसा है सरदार साहब, वो बचा सकेंगे अगर जाम साहब जा रहे हों? मैं इसका तो जवाब खुद खान साहब देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा बहुत सीरियस मूव हुई है। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि जाम साहब सरवाइव कर जाएंगे। वो अब उन पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह टैकल करते हैं और किस तरह वो अपनी हुकूमत को बचाते हैं, मगर बहुत सीरियस मूव है। सरदार राजन साहब, मुझे इल्म है कि आपने खैर बड़ी मेहरबानी के एक ऐसे मौके पर जब ये बड़ा मौजू हसास है, आप कोयटा जाने वाले हैं, आपने जो कुछ भी कहा, लेकिन जो आपने कहा कि इस वक्त जो मूव आया है उसमें खुद हैरानकुन तौर पर आप उनकी किचन कैबिनेट के लोग देख रहे हैं। शुक्रिया सरदार साहब, जल्दी आपसे दोबारा बराह रास्त मुलाकात होगी। सरदार यार का कहना तो यही है कि ये जो है खुद बाप की पार्टी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिर वली एक बार फिर हाजिर है। अब ब्रेक से पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे बड़े चैनल ही कहूँगा CNN को खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे।
CNN जैसा इदारा जब किसी मुल्क के सरबराह मुमलिकत को इंटरव्यू करे तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जबकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, तशवीशनाक हो रही है, पाकिस्तान की अहमियत सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ख़ुद इस बात का इजहार कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल हमारे लिए बड़ी संगीन है, तशवीशनाक है। और आमतौर पर वेस्ट के मीडिया है या वहाँ के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा इशू ख़वातीन है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का ये बयान देना कि अफ़गान ख़वातीन इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ताकतवर हैं कि अपने वो हुकूक़ की हिफाजत करेंगी। ये देखना ये है कि हमारे पड़ोस में जो तेज़ रफ्तार तब्दीली आ रही हैं उसके सबब जो असरात हम पर पड़ रहे हैं, और सारा आलमी मीडिया जो काबुल के बाद अब इस्लामाबाद पर नज़र रखा हुआ है, हम मुस्तक़बिल में क्या इक़दामात उठाएं कि वो जो तालिबान की पहली हुकूमत ख़त्म हुई थी 2001 और जिसका सारा मलबा पाकिस्तान पे गिरा था, 56,000 लोग हमारे शहीद हुए, 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस मारी गई, अरबों डॉलर का, अरबों रुपए का हमारा नुकसान हुआ। यकीनन अब तक जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, हमारी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ख़ारजा महाज पे, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसे एक मुतवाज़िन ही नहीं कहा जा रहा। बल्कि आप देख रहे होंगे कि रूसी सदर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को 2 कॉलें की हैं एक मुख्तसर से वर्षे पे। इसी के साथ ही मुजाहिद वली को GTV से इजाज़त।